हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग ओरिएंटेशन वगैरह कर रखे थे, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को मतलब इस क्लास को आगे ले जाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या फर्दर चेंजेस करना है और क्या क्या जरूरत है। ठीक है, तो आगे आइए चलते हैं, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर। चलिए वो फिर से आपका स्वागत करते हैं नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, सारे नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाया करेंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो नेट वाला भैया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पे क्या होगा, जो भी आज पढ़ाई हो रही है उसके जो भी आज वीडियो की क्लासेस हो रही है उसके कंटेंट आपको अगले दिन वहां पे मिल जाया करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप फिर भी फर्दर कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते। चलिए करते हैं आज की क्लास का स्टार्ट। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल को पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हाउ टू अप्रेज द परफॉर्मेंस। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज हमारे पास काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हमारे अंडर काम करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमको उनके बेहतर के लिए कुछ सोचना पड़ता है। बेहतर के लिए तो स्टार्टिंग में अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास काम करने आ रहा है, सबसे पहले तो आप उसको सैलरी दोगे। ठीक है, सैलरी दे दिए, लेकिन क्या वो उसी बेसिक सैलरी पे पूरा जीवन काम करेगा? नहीं। जैसे जैसे उसका टाइम होते जाएगा वैसे टाइम टू टाइम उसके सैलरी में भी चेंजेस करना होगा। तो वो सैलरी में चेंजेस किस तरह का होगा, अगर वो एम्प्लॉय काफी अच्छे से काम कर रहा है तो वहां पे जब वो अच्छे से काम करता है तो वैसे सिचुएशन में उसके काम को, परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस टर्म को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहां पे उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। भैया आप परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा है, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेज कैसे हो सकता है? पास में जो उनके साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके कुलीग जो होंगे, उनसे जा करके पूछना और पता करना कि क्या ये काम कैसे करते हैं, तरीके से करते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो परफॉर्मेंस को अप्रेज, जहां पे अगर एक 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो 360 मतलब क्या, एक गोलेकार को, एक गोल आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, एक गोल आकार को 360 डिग्री बोलते हैं। मतलब यहाँ पे चारों तरफ से डेवलपमेंट का जब किसी का बात करा जाए उसको बोलते हैं किस चीज के बारे में, जब चारों तरफ से किसी भी चीज के बारे में बात करा जाए तो उसको 360 डिग्री बोलते हैं। और 360 डिग्री मतलब कि उसके सीनियर से भी उसके बारे में पूछना, उसके जूनियर से भी उसके बारे में पूछना, उसके साथ जो काम करते हैं उनसे भी उनके बारे में पूछना, उनसे जो अदर डिपार्टमेंट के हैं उनसे उनका कैसा रिलेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से के बारे में जानकारी लेना, दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है सॉरी, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये हो गया क्रस्क। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से जनरली हर साल एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लेती है एनटीए, समझ लो ये भी एक फेवरेट टॉपिक में से एक है। और ये मतलब बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा नया टॉपिक है तो थोड़ा ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं आगे, देखते हैं देखो, आफ्टर प्लेस्ड एंड ट्रेन्ड एज एन एम्प्लॉय ऑन द जॉब, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी इंसान को ट्रेन करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद जो अगला मेन स्टेप होता है उसको काम में भेज देना। और जब वो काम को करने लगता है और सेटिस्फाइड लेवल पे प्रोडक्शन वगैरह सब पे ध्यान देने लगता है तो वहां पे उसके परफॉर्मेंस को भी अप्रेज करने की जरूरत पड़ता है। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको उसके गोल को भी फुलफिल करना है। एग्जैक्टली सर, तो हम उसके गोल को फुलफिल तो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो परफॉर्मेंस को अप्रेज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड एम्प्लॉयज पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज एक्सपेक्टेड रोल परफॉर्मेंस एंड अबाउट हिज फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक बात समझ लो ध्यान से, अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, वहीं हम उन एम्प्लॉय को तो रखना चाहेंगे ना जो जिनका मतलब जिनके थ्रू हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में अगर ये एम्प्लॉय ना हो मेरे साथ
तो हमको कुछ परेशानी हो सकता है, तो उसके पोटेंशियल को भी तो मेजर करेंगे, क्या ये फ्यूचर में मेरे साथ काम करना चाहता है या बस सीख के निकलना चाहता है, के अकॉर्डिंग में डिसाइड करेंगे। तो बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंग टू एडवर्ड फ्लिपो इनके द्वारा एक डेफिनेशन दिया हुआ है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक, एक करके स्टेप बाय स्टेप पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ द, डायरेक्टली रेटिंग नहीं करते, इम्पार्शियल बोल रहा है, excellence in a matter of pertaining to his present job and his job potential for the better job in future, फ्यूचर में वो कितना अच्छा, उसका पोटेंशियल कितना अच्छा है, कैसे वो कर सकता है, उन सब। बाकी एक बार डेफिनेशन आप घर पे पढ़ेंगे। हम लोग आते हैं सीधे प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहां पे प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान रखेंगे। एक मिनट देखते हैं प्रोसेस में क्या है आपका। प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। भाई आप किसी स्टैंडर्ड को, मतलब मैं काम कितना अच्छा कर रहा हूँ, कितना खराब कर रहा हूँ, उसको आप मेजर कैसे करोगे? तो मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होगा, एक दिन में कम से कम 100 प्रोडक्शन मिनिमम होना चाहिए, वो एक गुड साइन है। उससे नीचे होता है तो मतलब कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे एम्प्लॉयज काम चोरी कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई लैग रह जा रहा है। तो अगर सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, इन दिस वेरी in this very first step in the performance appraisal, the HR department decide the standards of the performance, that is they decide what exactly is expected from the employee from each and every job, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देखें, ए 490 ऑफ 100 है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, अगर 100 में 90 लेके आ रहा है तो परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, 80 लेके आ रहा है तो गुड है, और अगर उससे कम लेके आ रहा होगा, हो सकता है एवरेज है, उससे कम लेकर के आ रहा है नॉट एक्सेप्टेबल है, उससे कम लेकर के आ रहा है तो नेगेटिव में जा रहा है, तो भाई नेगेटिव में जा रहा है तो निकालो उसको, क्यों रखे हो। ठीक है, तो ये काम कौन करते हैं? हमारे एचआर डिपार्टमेंट करते हैं, सेटिंग करते हैं स्टैंडर्ड का सेट करके। स्टैंडर्ड सेट टू द एम्प्लॉय, जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट करा है उसको आप एम्प्लॉयज को बताइए। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल decided in the first step is now conveyed to the employee so that the employee will know the expected from him, मतलब कि आप उसको बताओगे तो उसको पता चलेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मेरे लिए उन्होंने क्या एक्सपेक्टेशन रखा है, क्या मैं उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर सक रहा हूं या नहीं कर सक रहा हूं। ठीक है, तीसरा मेजरिंग परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अपने एम्प्लॉय को बता दिए, अब आप क्या करोगे? परफॉर्मेंस को मेजर। The performance of the employee is now measured by HR department. Different method can be used to measure the performance. Traditional method use करें चाहे modern method use करें, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। कंपेयरिंग, अभी देखो मेजर किए, मेजर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देख रहे हैं गुड है, बैड है, वर्स्ट है, एक्सीलेंट है। उसके बाद हम लोग रिजल्ट को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, मतलब कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एम्प्लॉय आफ्टर द परफॉर्मेंस अप्रेजल आर इन्फॉर्म्ड और कन्वेड टू हिम बाय द एचआर डिपार्टमेंट। वो करेगी। अ फीडबैक इज गिवन टू द एम्प्लॉय आस्किंग हिम टू चेंज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस और इंप्रूव देम। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको हम बोलेंगे या तो इस एस्पेक्ट को चेंज करो या फिर इसको इंप्रूव करो। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टिव एक्शन, the employee is given a chance or opportunity to improve himself in the area of the specified by the HR department। यहाँ पे HR डिपार्टमेंट उसको अल्टीमेटम देगी, भाई तुम इस जगह पे तुम अपने आप को इंप्रूव करो, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। देखो, तो द HR डिपार्टमेंट कंस्टेंटली रिसीव और कीप चेक ऑन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड नोट डाउन द इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। अगर इंप्रूवमेंट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखिए द परफॉर्मेंस, नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। अब जब आप यहाँ कलेक्टिव एक्शन, मतलब जो भी एक्शन लेना था आप उसको बता चुके कि आप इस जगह पे इंप्रूव करो अदरवाइज परेशानी होगी, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे ये बोलोगे इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। कैसे देते हैं? द परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे ये होना चाहिए। A review must be done from time to time to check whether any change in policy required or not। तब नेसेसरी है तो चेंज कीजिए, अदरवाइज नहीं। टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या करना है? वो रिव्यू देते रहना है। नेक्स्ट हम लोग अभी जो पढ़े उसी का एक समरी फॉर्म है, चलिए फटाक से करते हैं। स्टेप 1 में
स्टेप 1 बोले तो क्या हो जाएगा आपका स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टेप 2 क्या हो जाएगा कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब एम्प्लॉयज को बताइए। स्टेप 3 क्या हो जाएगा आपका सर, स्टेप 3 हो जाएगा मेजरिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। स्टेप 4 क्या हो जाएगा सर, स्टेप 4 हो जाएगा कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, मतलब जो भी परफॉर्मेंस था उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करिए। और स्टेप 5 जो होगा वो होगा क्या आपका डिस्कस द अप्रेजल विद द एम्प्लॉय, जो भी अप्रेजल आपने उसको दे रखा है उसके बारे में आप उससे डिस्कस करो। अगर कोई इंप्रूवमेंट का जरिए मतलब जरूरत है तो आप उसको भी डिस्कस करके आप उसको अल्टीमेटम दो कि आप इस चीज को सही करो और टाइम टू टाइम उस पर वॉच रखो। So that is methods of performance appraisal और process of the performance appraisal। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप काफी ध्यान में रखेंगे पढ़ते समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि आपको भी हम बताए थे। दो मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है और एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपका वही था, रैंकिंग था, पेयर्ड कंपैरिजन था, ग्रेडिंग था, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था, फोर्स चॉइस मेथड था, चेकलिस्ट मेथड था, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड था, ग्राफिक स्केल मेथड, एसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और उसके बाद फिर हमारा मॉडर्न मेथड। एक बात बता दूं, मॉडर्न मेथड जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले मॉडर्न मेथड में सबसे पहला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव के लिए मैनेजमेंट। दूसरा है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल और कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड, ठीक है। चलिए एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला आप दिख रहा है चेकलिस्ट मेथड। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड होता क्या है सर, ट्रेडिशनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द ट्रेड अप्रोच। पुराना है जो हमारे बचपन से हम लोग जो सीखते आ रहे हैं वो, इट इज बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेड इन अ पर्सन। इस सिस्टम में लिस्ट 10 to 15% कैरेक्टरिस्टिक्स एज एबिलिटी टू गेट द अलोंग विद द पीपल, कॉम्पिटेंस, जजमेंट, इनिशिएटिव, लीडरशिप, कैसा क्वालिटी है या बुरा है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय से चलते आ रहा है। इसमें सबसे पहला जो मेथड है आपका चेकलिस्ट मेथड, नंबर 1। इन दिस मेथड द सीनियर द बॉस इज गिवन अ लिस्ट, ये जो होता है बॉस उसको एक लिस्ट दिया जाता है क्वेश्चंस का अबाउट द जूनियर्स के बारे में। क्वेश्चंस आर फॉलोड बाय द चेक बॉक्सेस। अब क्या करना है, क्वेश्चन तो दे दिया गया, द सुपीरियर हैज टू पुट अ टिक मार्क इन वन ऑफ द बॉक्सेस। दिस मेथड कैन बी द फॉलोइंग, व्हाई एंड डज द, अब यस नो, डज द एम्प्लॉय हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, यस दैट यस, इफ नो टिक नो। इज द एम्प्लॉय कैपेबल ऑफ ग्रुप एफर्ट, क्या एम्प्लॉयज ग्रुप एफर्ट के लिए कैपेबल है, यस तो यस, नो। हर किसी के नाम के साथ उसका चेकलिस्ट बना हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको आपको क्या करना है, मतलब कह सकते हो बताना है कि ये करेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं है। यस है तो यस, नो है तो नहीं। क्या उसका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, यस तो यस। दैट इज चेकलिस्ट जो कि एक सुपीरियर अपने जूनियर के लिए परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, नाम से ही लग रहा है काफी कॉन्फिडेंस वाला बात कर रहा है। दिस मेथड इज अ वेरी पॉपुलर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अप्रेज द आईएएस ऑफिसर्स, बड़ा बात हो गया, एंड अदर हाई लेवल ऑफिशियल्स। कैसे, इन दिस मेथड द सीनियर or the boss writes a report about the junior, giving a details about the performance about the employees। मतलब एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने नीचे के कोई कमिश्नर, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर मान के चलो, अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए कुछ लिख करके दे रहा है, किसको, अपने डीआईजी या डीजीपी को, तो दैट इज नोन एज रिपोर्ट। तो अगर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो हैंडल कर रहा है, क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकता है उसके बारे में, क्या उसको रखना चाहिए या हटाना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो आम भाषा में भी आई थिंक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ही बोलते हैं। एक वर्ड है कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, आता है तो फिर बता, ठीक है। गुप्त इन्फॉर्मेशन, ठीक है, काइंड ऑफ जिसका जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन वाले का नाम रिवील किया जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, critical incident, so in this method critical or important incident which have taken place on this job are noted down along with the employees behavior, action in all these situations both positive and negative। इसमें वही चीज बोला है,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर का इंसेंटिव्स और प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे, उसका टैलेंट है या नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दिया जाता है, उसके टैलेंट। नेक्स्ट है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड तो सिंपल सा बात है, किसी रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि लोगों को रैंकिंग असाइन किया जाता है। कैसे? इसमें सबसे पहला आता है आपका सिंपल रैंकिंग। सिंपल रैंकिंग मेथड के तहत क्या होता है, सिंपल रैंकिंग मेथड रेफर्स टू द रैंक इन विच सीरियल ऑर्डर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, ठीक है, उसको रैंक कर देना, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ऑल्टरनेट रैंकिंग, इन दिस मेथड द सीरियल ऑल्टरनेट बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट एम्प्लॉय। वर्स्ट में फर्स्ट कंडीशन कौन है और बेस्ट में फर्स्ट कंडीशन कौन है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल, तो ये हो गया ऑल्टरनेट। नेक्स्ट पेयर्ड कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन में वो कितना अच्छा है। इन दिस मेथड ईच एंड एवरी पर्सन इज द ग्रुप, डिपार्टमेंट और अ टीम इज कंपेयर्ड विद द एवरी अदर पर्सन इन द टीम, ग्रुप और डिपार्टमेंट। दूसरे पर्सन से उसको क्या करना, कंपेयर करना और बताना कि किसके क्वालिटीज के अकॉर्डिंग उसको रैंक प्रोवाइड करना। ये हो गया। नेक्स्ट ग्राफिक रेटिंग स्केल, ध्यान से समझेंगे। ग्राफिक रेटिंग स्केल रेफर्स टू यूजिंग स्पेसिफिक फैक्टर टू अप्रेज द पीपल। द एंटायर अप्रेजल इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और चार्ट कंटेन सम कॉलम्स जहां पे उनके क्वालिटीज के बारे में इंडिकेट किया जाता है और उसके रैंक किया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ए, क्वालिटी ऑफ ए वर्क, क्वांटिटी ऑफ ए वर्क, इंटेलिजेंस, एक्सेलेंस, वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी, पुअर, तो उसके अकॉर्डिंग गुड में है तो गुड में डालिए, वेरी गुड में, वेरी गुड में ठीक है, एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट डालिए, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द क्वालिटीज ऑफ द जजमेंट भी बहुत डिपेंड करता है इसमें, एंड आवर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी। नेक्स्ट नैरेटेड एसे। नैरेटेड एसे मतलब उसके बारे में कुछ लिखना, ठीक है, एक लाइन में, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। कैसे? कैसे? क्योंकि वो वर्क कर रहा है तो हार्ड वर्किंग। इन दिस मेथड द सीनियर और द बॉस इज सपोज टू राइट अ नैरेटिव एसे डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ हिज जूनियर। अपने जूनियर्स के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए एक ऐसे लिखते हैं, ही मे डिस्क्राइब द एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जहां पे वो उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में बात करेंगे, कैसे इंप्रूव करना चाहिए और कहाँ इंप्रूव करना चाहिए और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन सारी चीजों पे बेसिस करके लोग यहाँ पे नैरेटेड ऐसे लिखा जाता है। Nowadays one of the striving features that appraisal involves in the opinion of many people about the employee and some cases psychological test and the used to analyze the ability of psychological test जाता है। जैसे टाइम पे आप रेलवे पे जाओगे तो रेलवे में जो स्टेशन मास्टर का जॉब होता है वो काफी स्ट्रेस वाला होता है, वहाँ पे काफी सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट टाइम टू टाइम क्या होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं। जो ड्राइवर्स होते हैं, जो लोको पायलट्स होते हैं, तो क्या होता है, बहुत साइकोलॉजिकल टेस्ट से परफॉर्म का मतलब गुजरना पड़ता है। क्यों? तो उनका स्ट्रेस लेवल उस पर मापा जाता है कि कितना वो स्ट्रेस की क्षमता रखते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे किस तरीके से चले, तो वैसे चलिए। Paired comparison method. In this method, every person is compared with the trade wise with the other person. On at time, the number of the time one person is compared with the other is tallied on the piece of a paper. वही बात है, फिर रैंकिंग वाला ही बात हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम में वही, ए ग्रेडिंग आउटस्टैंडिंग है, बी ग्रेडिंग वेरी गुड है, सी ग्रेडिंग सेटिस्फैक्टरी है, डी ग्रेडिंग एवरेज और ई ग्रेडिंग बिलो है। तो ग्रेडिंग सिस्टम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ध्यान से देखेंगे। Some rater suffers from a constant error, that is they rate the employee as only good, सबको good या सबको average या सबको poor, they thus do not evaluate the employees properly, अच्छे से नहीं कर पाए। This system is biased so that all employees are not similarly rated। अगर हर एम्प्लॉय को हम सेम ही तरीके से रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम किसी के परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे बायसनेस दिखता है, तो बायसनेस जब दिखता है तो वहां नेक्स्ट है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन मतलब वही, अंडर द नॉमिनेशन मेथड अप्रेजर्स आर रैंक टू आइडेंटिफाई द एक्सेप्शनली गुड एंड एक्सेप्शनली गुड एंड एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मेंस, मतलब जो अच्छा है उसके बारे में बताया जाता है, जो खराब है उसके बारे में बताया, ठीक है। लास्ट है आपका वर्क सैंपल टेस्ट। इस मेथड एम्प्लॉयज आर गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्क रिलेटेड टेस्ट, तब टाइम टू टाइम उनको टेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पे आप ले सकते, टाइम टू टाइम उनको टेस्ट परफॉर्म करना होता है ताकि के बारे में जान सके क्या वो कैपेबल हैं आपको परफॉर्म या नहीं, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब हम लोग आते हैं
मॉडर्न मेथड पे। मॉडर्न मेथड जो है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ। ठीक है, चलिए देखिएगा मॉडर्न मेथड। सबसे पहला असेसमेंट सेंटर, ध्यान देंगे इसमें काफी अच्छे। असेसमेंट सेंटर, assessment center are a place where the employees are assessed on a certain qualities, talent and skill which they possess. This method is used in selection as appraisal. इसको सिलेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है और साथ में परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए भी यूज किया जाता है। पीपल हु अटेंड सेंटर्स आर गिवन मैनेजमेंट गेम्स, मतलब कि कैसे आप अपने काम को गेम मतलब हाथ से खेलते सीखना सिखाते हैं लोग कि कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना होता है, पजल्स, क्वेश्चंस, क्वेश्चनर होता है यहाँ पे अबाउट द डिफरेंट मैनेजमेंट रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट एंड द गेम, और इसी प्रकार अप्रेजल किया जाता है, ये भी एक पार्ट है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न, क्या तो मॉडर्न मेथड का। ठीक है, चलिए दिस मेथड was given by the Peter F. Drucker in 19। क्या बोला इन्होंने बताया कि ये जो मेथड है ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैन बी यूज फॉर अ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो, आप परफॉर्मेंस अप्रेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड में ऑल मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम लोवेस्ट एम्प्लॉय टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एम्प्लॉय टुगेदर डिस्कस, सारे लोगों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करिए और इन्वॉल्व करने के बाद एक टारगेट को फिक्स कीजिए और देखिए आप उसको अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो प्लान फॉर अचीविंग दिस गोल्स वेदर टुगेदर टू अचीव देम, ऐसे गोल बनाइए जिसको आप एक साथ कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके। द सीनियर द डिपार्टमेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व देयर जूनियर ग्रुप एफर्ट, तो आपको एक काम दे दिया गया, बोल दिया गया कि वैसा काम जिसमें ग्रुप एफर्ट लगता है, तो वो देखेगा कि आपका ग्रुप एफर्ट एक्चुअली में लग रहा है, क्या आपका स्किल्स अच्छा है, क्या आपका नॉलेज लेवल अच्छा है, क्या आपका इंटरेस्ट लेवल अच्छा है, अकॉर्डिंग भी आपको आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको कुछ काम दे दिया जाएगा और देखा जाएगा कि आपका ग्रुप परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपके एबिलिटीज को आप कैसे यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं, ये सारे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्किल बार्स, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्किल बार्स। दिस मेथड द अप्रेजल इज डन टू टेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स हिज जॉब, उसके जॉब के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है या न्यूट्रल है, उसको मेजर किया जाता है। देखो नॉर्मली पीपल विद द पॉजिटिव अप्रोच or attitude with a perform their job differently as compared to the people with a negative approach, मतलब एक नेगेटिव अप्रोच वाले का और एक पॉजिटिव अप्रोच वाले का नेगेटिव अप्रोच वाले से क्या डिफरेंस है और किस हद तक डिफरेंस और ये किस हद तक अच्छा कर पा रहा है। तो इन सारी चीजों का बात हम लोग बार्स में रेट आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ये अकाउंटिंग में भी है, ऐसा टॉपिक तो क्या ही समझा पाएंगे, बट देखते हैं। इन दिस मेथड द एक्सपेंडिचर ऑन द ह्यूमन एम्प्लॉय ऑन द एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद द इनकम रिसीव्ड in this method the expenditure on employee is compared with the income received due to the efforts of the employee, employees के efforts से आप यहाँ पे कितना गेन कर रहे हो। The comparison is made to find out the utility of the employee to the organization, कितना आप उसका यूज किए हो, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तो द परफॉर्मेंस द अप्रेजल इन्फॉर्म द एम्प्लॉय अबाउट द कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, अगर आप अभी इतना परफॉर्म किए हो तो फ्यूचर में भी आपसे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा या फिर इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जाएगा लेकिन इससे कम नहीं किया जाएगा। काउंटिंग या फिर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 360 डिग्री अप्रेजल। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा किसका इंपॉर्टेंस क्या है। इन दिस मेथड ऑफ अप्रेजल एंड ऑल राउंड अप्रोच इज अडॉप्टेड, ऑल राउंड चारों तरफ से, ठीक है, जहां चारों तरफ से होगा उसको बोलेंगे 360 डिग्री अप्रेजल। फीडबैक अबाउट द एम्प्लॉयज टेकन, एम्प्लॉयज का फीडबैक उसके सबऑर्डिनेट से, उसके सीनियर से, उसके कलीग से,
चारों तरफ से लिया जाता है, दैट इज 360 डिग्री। चल, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन अप्रेजल इज मेड, फीडबैक इज गिवन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जहां पे सुपीरियर, जूनियर, कोलीग, कस्टमर, सारे लोग मिला करके जाता है। और तो आज का लास्ट टॉपिक, एरर्स इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या एरर्स देखने को, ठीक है, चलिए खत्म। एरर्स इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेंट्रल टेंडेंसी मोड पढ़ा रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, देखो, क्लस्टरिंग एवरीवन इन द मिडिल परफॉर्मेंस कैटेगरी टू अवॉइड द एक्सट्रीम गुड और बैड परफॉर्मेंस। बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस वो कैसे कैटेगराइज किया जाता है? इट इज इजी बट इट इज रॉन्ग। दिस इज नॉट फेयर टू एम्प्लॉय हु आर रियली ट्राइंग एंड इट कैन बी डिमोरलाइजिंग। मतलब कि जो बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो जाते हैं? डल हो जाते हैं। तो उस काम को वो नहीं करने का, वो खुद ही में सोचते ये काम कहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डिमोरलाइज हो गया, डिमोटिवेटेड हो गया। नेक्स्ट, कांस्टेंट एरर, लगातार चलते जा रहा है। सम इवैल्यूएटर टेंड टू बी lenient so performance is overrated, some are strict so performance is underrated। यहाँ पे एक दो एरर आता है, एक होता है lenient norm, एक होता है strictness। ये दो एरर जो होते हैं अगर होते जाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा एरर है परफॉर्मेंस। फेवरेटिज्म, मेरे फेवरेट एम्प्लॉय फलाने बाबू, वो मेरा सारा काम करते हैं, मेरे घर का सब्जी भी ला देते हैं, इसलिए ही इज वन ऑफ माय फेवरेटिज्म। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है दैट मीन्स यहाँ पे सब आप खराब कर लो। तो ओवरलुकिंग द फ्लॉज ऑफ फेवर्ड और नाइस एम्प्लॉयज, स्पेशली दोज whom unlike favoritism not allowed। next, grouping, excusing below standard performance because it is a widespread, everyone does it। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आप बताओ, उसको आप टोको, ये नहीं कि वहां पे आप उसको अप्रेज करो। ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक एरर बन सकता है। नेक्स्ट, गिल्ट बाय एसोसिएशन, रेटिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी दे कीप रादर देन ऑन द वर्क दे डू। मतलब जो वो कर रहे हैं उसके लिए अप्रेज करो, और अगर वो गलत किए और खुद को गलत मान रहे हैं तो भाई उनको और मत गिराओ, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो इफेक्ट, पॉजिटिविटी के, आप जैसे कि मैं यहाँ पे आया एक मस्त, मतलब मैं नहीं, चलो हटाओ छोड़ो, कोई दूसरा बंदा आया अच्छा खासा उसका फिजिक दिख रहा है, एकदम मस्त वेल ड्रेस्ड है, उसको देख के मैं पर्सनालिटी का उसका जज कर लिया, अरे भाई अच्छा आदमी है, और अगले दिन जाके देख रहा है बाहर में वो शराब पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो दैट इज नो इफेक्ट। कैसे? letting one positive work factor you like after you overall assessment of the performance, एक काम को देख करके जज कर लेना और उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अनदेखा कर देना, दैट इज हेलो। पॉजिटिव परफॉर्मेंस को देख लेते हैं और उसी को मान लेते हैं हाँ वो पॉजिटिव अच्छा बंदा है। होल्डिंग ग्रज, a dangerous luxury that may result in your ending up in court, never try to make employer pay for a past behavior। पुरानी ही बातों के लिए अगर आप आज भी उसको सुनाते रहते हो तो ये इससे भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पर्सनल बायसनेस, अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो और बार बार उसको टोक रहे हो, तो यहाँ पे पर्सनल बायस आप उस पर घुसेड़ रहे हो। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है सर? तो दिस अराइजेस व्हेन द पास्ट परफॉर्मेंस अफेक्ट एसेसमेंट ऑफ द प्रेजेंट। पास्ट परफॉर्मेंस आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस को खराब कर, recent behavior or performance of the employee may be used to judge him, this is called a, मतलब कोई ऐसा परफॉर्मेंस था जो हाल फिलहाल में हुआ तो उसके बेसिस पे आप उसको जज कर रहे हो तो ये होगा। नेक्स्ट है आपका हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट जस्ट हेलो इफेक्ट का अपोजिट है, द अपोजिट ऑफ द हेलो इफेक्ट। अब जैसे कि किसी को आप गुस्से में देखिए तो आप ये जज करिए दिन भर गुस्से में ही, बहुत बेकार आदमी है, लेकिन अगले ही टाइम आप जाके देखे, बाहर देखे, बाहर जब आप जा रहे थे गाड़ी में तो आप देखे कि वो को रोड क्रॉस करा रहा है जो कि आती है। तो इसीलिए यहाँ पे जस्ट ये हेलो इफेक्ट का उल्टा हो जाता है हॉर्न। तो एक बिहेवियर को देख के जज कर लिए कि वो एक लेटिंग वन नेगेटिव वर्क फैक्टर और अ बिहेवियर यू डिसलाइक द कलर योर ओपिनियन, आप उसके हर एक चीज के बारे में गलत बोलने। नेक्स्ट, बायस पढ़ते आ रहे हो इकोनॉमिक्स में, बायस में क्या था? तो बायस मतलब क्या? जानबूझ के किसी भी खराब कर देना, जानबूझ के किसी भी चीज को खराब कर देना। किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं
तो हम उसके बारे में गलत बोलेंगे। हम किसी कास्ट को नहीं मानते, हम उसके बारे में खराब बोलेंगे। ताकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, एक पढ़ाने के पर्पज से एग्जाम बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरीवन आर सेम, कोई डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंसी, हाल फिलहाल में जो भी हम लोग बात किए। रेटिंग ओनली ऑन द रिसेंट परफॉर्मेंस, गुड और बैड। डेटा शुड बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर द एंटायर रिव्यू पीरियड। इफ यू आर नॉट कीपिंग गुड नोट्स यू मे नॉट रिमेंबर द होल पीरियड। मतलब कि किसी के खराब चीज को ही मत याद करो, उसके अच्छी चीजों के बारे में भी याद रखो, ताकि उसको ये लगे कि अगर हम गलत किए तो कुछ अच्छा भी तो किए थे, तो मतलब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सनफ्लावर, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ। सनफ्लावर इफेक्ट, रेटिंग एवरीवन हाई, हर किसी को हाई दिखाना, regardless ऑफ परफॉर्मेंस, अच्छा नहीं बट हर किसी को अच्छा दिखाना, टू मेक योरसेल्फ गुड, ताकि आप अपने आप को अच्छा उनके सामने बना सको। और इफेक्ट से पढ़ रहा हूँ, रेटिंग एवरीवन हाई रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस, सबका अच्छा नहीं है, टू मेक योरसेल्फ लुक गुड और टू बी एबल टू गिव मोर कंपनसेशन, द सनफ्लावर। लास्ट, स्टीरियोटाइपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये हो गया। फिर आपका हॉर्न इफेक्ट हो गया। ये चारों में से तो 100% रही, आपको एक क्वेश्चन तो 100% आना, ठीक है। एज अ मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, प्रीवियस ये को देख करके, पीवाई की उसको देख करके। लास्ट, स्टीरियोटाइपिंग, दिस इंप्लाइज फॉर्मिंग अ मेंटल पिक्चर ऑफ ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन। मतलब कि उसके कलर, उसके रिलीजन को देख करके, मतलब जान करके, और उसके बारे में एक धारणा बना लेना, परसेप्शन ले आना, ठीक है, कि वो बंदा इस कास्ट का है तो वो खराब होगा, ये बंदा इस कलर का है तो वो बेकार होगा, ये बंदा वहां से बिलोंग करता है तो वो ऐसा होगा। दैट इज के बारे में कोई चीज को क्या कर लेना, परसीव, ठीक है, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। ये था हमारा आज का कहानी। हम लोग क्या करते हैं, आप चलिए, क्लास अच्छा लगा हो टाइप कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक बाय।